तो सिंपल सा टॉपिक है, कुछ मुश्किल नहीं है, बट सीरीज में बस देख लेना, कवर हो जाएगा जल्दी से। कहता है कि जो इंसान का जो जीवन है ना वो अनिश्चित होता है। ठीक है, ये सबको पता है। तो कभी भी लॉस हो जाए, प्रॉपर्टी का हो जाए, या खुद की नुकसान हो जाए, खुद की डेथ हो जाए, तो हर इंसान चाहता है रिस्क से कवर करना खुद को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने पास इंश्योरेंस में काफी सारे टॉपिक अपने कवर करने को मिलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, है ना, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस, तो काफी सारे इंश्योरेंस है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन इंश्योरेंस का मीनिंग ही स्टडी कर लेते हैं। कहते हैं इंश्योरेंस का मतलब एक ऐसा अनुबंध है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी से एक शुल्क लेकर, एक अमाउंट लेकर उसके रिस्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेती है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक बीमा कंपनी होती है, और बीमा कराने वाले को एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर हम क्या करते हैं, एक घटना के घटित होने पर निश्चित धनराशि देने का वचन देती है। तो जिसके बदले में बीमा कराने वाला व्यक्ति क्या करता है, बीमा कंपनी को एक निश्चित शुल्क अदा करता है। ठीक है, तो बीमा कंपनी क्या करती है, बीमा कराने वाले व्यक्ति को एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद एक अमाउंट देने का वचन देती है, वादा देती है, जिसके बदले में बीमा कराने वाले व्यक्ति ने क्या करना होता है, एक निश्चित या एक फिक्स टाइम पीरियड तक एक अमाउंट उसको पे करना होता है। दैट इज इंश्योरेंस के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस की अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें, शब्दावली की बात करें, तो शब्दावली भी बहुत इजी है। जैसे सबसे पहले बात कर रहे हैं कि यह बीमा कौन होता है अथवा बीमा करता। तो बीमा करने वाला आधार जो दूसरों के रिस्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है उसको हम बोलते हैं बीमा करता, बीमा करने वाला। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी को हम यहां पे कह सकते हैं कि वो इंश्योर है। ठीक है, अब इंश्योर्ड कौन, जिसका बीमा किया जाता है, जिसकी जोखिम का उत्तरदायित्व बीमा करता अपने ऊपर लेता है, उसे बीमाधारी कहते हैं, जैसे इंसान। ठीक है, फिर प्रीमियम, प्रीमियम क्या, बीमा करता द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करने के फलस्वरूप जो शुल्क लिया जाता है, जो अमाउंट लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। पॉलिसी क्या है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें इंश्योरेंस के एग्रीमेंट की कंडीशंस लिखी होती हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलिसी। सम एश्योर्ड क्या, सम एश्योर्ड का मतलब जितनी राशि का हम इंश्योरेंस कराते हैं उसको हम बोलते हैं सम एश्योर्ड। अब इन्होंने यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एक इंसान है मिस्टर ए, अपनी कार का ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी शिमला से 2.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराता है, जिसका वो वार्षिक प्रीमियम देता है 3,000 रुपए। इंश्योरेंस करवाने के कुछ दिनों के बाद उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, और कार को ठीक कराने के लिए उसको 15,000 रुपए का खर्चा करना पड़ता है। तो इस खर्चे का जो भुगतान अब वो बीमा कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तो इस उदाहरण में जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, ये कौन है, ये बीमा करता है, बीमा करने वाली कंपनी बीमा करता। ये मिस्टर जो ए है ये बीमाधारी हो गए, ये 2.5 लाख रुपए क्या हो गया, ये बीमित राशि तो हो गई, और ये 3,000 रुपए क्या हो गया, ये इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा। और जिस डॉक्यूमेंट पर हमने सारी कंडीशन इंश्योरेंस की लिखी हुई थी, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं पॉलिसी। तो हमारे यहाँ पे जो 5 टर्मिनोलॉजीज या 5 जो शब्दावली हमने बीमे के बारे में यूज की थी, वो पांचों के पांचों वर्ड इन्होंने इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इंश्योरेंस कंपनी क्या है, इंश्योरेंस करवाने वाला कौन है, पॉलिसी क्या होती है, इंश्योर्ड अमाउंट क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, पॉलिसी क्या है, वट जो भी 4-5 बातें थी जो अभी हमने ऊपर स्टडी की, ये 4-5 बातें इनको बिल्कुल यहां पर क्लियर कर दी। ये शब्दावली के अंदर टॉपिक आ गया हमारा, टर्मिनोलॉजीज के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो इंश्योरेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सिंपल सी बात, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला फीचर कि इसमें 2 पार्टीज होती हैं, मतलब एक बीमा कराने वाला और एक बीमा करने वाला। ये बातें तो अपने पहले भी पढ़ी हैं अभी हमने। फिर ये पूरा का पूरा जो दोनों लोगों के बीच में जो रिलेशन होता है ना, ये विश्वास पर आधारित होता है। ठीक है, विश्वास पर आधारित का मतलब क्या है कि विश्वास होना चाहिए, सामने वाले को जब भी इंश्योरेंस करवाना है उसको अपनी सारी कंडीशंस बता देनी चाहिए, कोई भी झूठ बोलकर अपने को इंश्योरेंस नहीं करवाना। और बीमा कंपनी को भी चाहिए कि वो सारी कंडीशन सामने वाले को बता दे, भाई ये कंडीशन होगी तब तब मैं तेरे को पैसा वापस दूंगी, अगर ये तूने कुछ गलत किया तो तेरे को पैसा वापस नहीं मिलेगा, पैसा इसको मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। जो भी बातें हैं वो पूरी की पूरी सद्भावना पर, ये विश्वास के ऊपर आधारित होती हैं। इसके अकॉर्डिंग ही एक कंपनी फर्म सामने वाले का बीमा करती है और उसी के अकॉर्डिंग सामने वाला अपना बीमा कराता है। तो ये पूरी की पूरी तरह से विश्वास पर आधारित है। फिर सहकारी व्यवस्था पर आधारित। सहकारी व्यवस्था पर आधारित का क्या मतलब है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए।
तो बीमा व्यवस्था भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। मतलब इसके अंतर्गत बीमा कंपनी के पास हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा शुल्क कराकर एक बड़े कोष का निर्माण करते हैं। मतलब ऐसा लगा लो कि लाख लोगों ने हजार हजार रुपए करके पैसा जमा करा दिया इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब हजार लोगों में से मान लो 2 लोगों को नुकसान हुआ या 2 लोगों की डेथ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो जो हजार लोगों ने जो पैसा इकट्ठा कराया था, 1 लाख लोगों ने जो हजार हजार रुपए इकट्ठे कराए थे, तो वहां छोटे छोटे जो अमाउंट इकट्ठे हो गए हैं, तो वहीं से ही उन लोगों को पेमेंट कर दी जाएगी। तो मतलब 1 लाख लोगों ने जो पैसा इकट्ठा किया था, उसमें से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हेल्प हो जाती है। मतलब इसी ने इसलिए लिखा हुआ है कि प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए। मतलब बहुत सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, फंड्स इकट्ठा करते हैं। उस फंड्स इकट्ठा होने के बाद उसमें से उस व्यक्ति की हेल्प हो जाती है जिसको कुछ नुकसान होता है। तो इसलिए इंश्योरेंस का टॉपिक अंदर आ रहा है। फिर चौथी खास बात क्या है, संभावित जोखिम से मुक्ति। क्योंकि हम अपना जोखिम, अपना रिस्क सामने वाले को ट्रांसफर कर देते हैं। संभावित हानि का ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर कर देते हैं। एक्सपेक्टेड लॉस, पहले मुझे लगता था कि ये लॉस मेरा हो सकता है, तो मैंने क्या किया, इंश्योरेंस करवाकर अपना लॉस सामने वाले को ट्रांसफर कर दिया। प्रीमियम का भुगतान, ये बात तो अपने को पता है, जब भी आप बीमा कराओगे, इंश्योरेंस करवाओगे, रिस्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी लेगा तो डेफिनेटली वो आपसे प्रीमियम तो लेने वाला है। अगली बात क्या है, कहता है कि जो इंश्योरेंस है वो काफी टाइप के होते हैं, ये तो अपने को पता है। लाइफ इंश्योरेंस, मोटर कार का इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस, है ना, हेल्थ का इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरेंस के टाइप्स होते हैं। फिर कहता है कि घटना का घटित होना, कहता है घटना घटित होना जरूरी होता है, उसके बाद ही आपको इंश्योरेंस की अमाउंट मिलती है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में तो ऐसा नहीं होता। मान लो इंसान जिंदा है, पहले किस्तें पूरी होगी तो आपको अमाउंट वापस मिल जाता है, या इंसान की डेथ पहले हो गई तब उसका पैसा उसके उत्तराधिकारी को मिल जाता है। बट अग्नि बीमा के केस में आपको पैसा कब मिलेगा, जब अग्नि लग गई, आग लग गई कहीं पर। चोरी होने के केस में जब चोरी हो गया तब आपको पैसा मिलेगा। तो घटना का घटित होना बहुत जरूरी होता है। बट लाइफ के केस में थोड़ा सा मैटर अलग है। यहां पर सामने वाले को सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट भी मिल जाती है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर आपको सेफ्टी भी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है और इन्वेस्टमेंट भी आपको हो जाती है। आपने मान लो 10 साल तक आपने 10 लाख रुपए जमा कराया, बीमा कंपनी आपको बदले में मान लो 15 लाख रुपए दे रही है, प्लस ये भी बोल रही है भाई तेरी डेथ होगी तो तेरे परिवार को पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी सेफ्टी भी आपको मिल रही है और आपको इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, सॉरी, सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट दोनों की बात कर रहा है। जबकि हम मरीन इंश्योरेंस की बात करें या फायर इंश्योरेंस के केस के अंदर बात करें तो वहां पर आपको सेफ्टी मिल रही है, वहां पे आपको पैसा वापस नहीं मिलता। मरीन इंश्योरेंस के केस में, मतलब समुद्री बीमा के केस में या फायर इंश्योरेंस के केस के अंदर बीमा कंपनी आपको पैसा वापस नहीं देती, बट आपको सेफ्टी देती है। यस, बट लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपको सेफ्टी भी मिल रही है और आपको इन्वेस्टमेंट का, दोनों का फंडा सामने आ जाता है आपका। फिर स्वामित्व होना जरूरी नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि जिस प्रॉपर्टी का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका मालिकाना हक हो। वो प्रॉपर्टी आपकी हो भी सकती है, नहीं भी। आपने अपनी वाइफ का बीमा करवाया, ठीक है, या आपने अपनी प्रॉपर्टी करवाया, आपने घर का कराया, आप पड़ोसी के घर पे आपने किराए पे लेते हो, फिर आपने बीमा करा लिया। आपने कोई मशीन किराए पे ले रखी है, आपको डर है मशीन को आग ना लग जाए, तो आपने मशीन का बीमा करा दिया। हालांकि मशीन आपकी नहीं है, मशीन के मालिक आप नहीं हो, फिर भी आपने बीमा करा दिया। तो इंश्योरेंस के केस में कहते हैं कि इंश्योरेंस करा सकते हो, पर जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर मालिकाना हक आपका ही हो। मालिक नहीं हो आप, तब भी आप इंश्योरेंस करवा सकते हो, ठीक है। फिर अब कुछ ये प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स के अंदर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 7-8 प्रिंसिपल्स हमको स्टडी करने को मिलते हैं। इंश्योरेंस के जो प्रिंसिपल्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये प्रिंसिपल्स आगे भी आएंगे, लाइफ इंश्योरेंस के केस में भी आएंगे और मरीन इंश्योरेंस के केस में भी आएंगे, फायर इंश्योरेंस केस में भी आएंगे। तो ये प्रिंसिपल 7 या 8 प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पर ही मैं इसको एक बार डिफाइन कर रहा हूँ। इसको मैं दोबारा आगे डिफाइन नहीं करूंगा, क्योंकि ये 7-8 बातों में से 1-2 बातें बार बार आगे रिपीट होती रहेंगी। तो आप देख लेना, अपने को दोबारा बार रीड करने की जरूरत नहीं है। तो देख लेते हैं कि इंश्योरेंस के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। पहली बात तो मैंने आपको पहले बता दी थी कि जब भी आप इंश्योरेंस कराते हो तो ये पूरी की पूरी तरह से परम सद्विश्वास पर आधारित होता है, ठीक है। तो कहता है कि बीमे के अगर कॉन्ट्रैक्ट को, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप लीगल रूप देना चाहते हो तो दोनों की ओर से किया गया काम सद्भावना पर आधारित होना चाहिए। मतलब जो इंश्योरेंस करवा रहा है व्यक्ति, वो अपनी सारी कंडीशंस बता दे। हम कभी कभी ऐसा कराते हैं ना, फैमिली का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, फैमिली का इंश्योरेंस करवाया, हमारी कंडीशन तो ठीक है,
हमने फैमिली की कंडीशन को बताया नहीं, वही फैमिली में 2 लोग बीमार रहते हैं, पर फिर भी हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, तो ये तो गलत बात है। तो जो भी इंश्योरेंस जब आप कराओ तो पूरी की पूरी कंडीशन, सच्चाई और सफाई सब रखनी चाहिए। प्लस बीमा करने वाली कंपनी को भी सारी बातें पहले से बता देनी चाहिए कि पैसा इतना मिलेगा, इतना वापस मिलेगा, इतना टाइम में रिटर्न होने वाला है, ये है टर्म्स एंड कंडीशन है, वट जो भी है। तो दोनों की दोनों पार्टीज को सद्भावना के ऊपर, सद्विश्वास के ऊपर आधारित होकर काम करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर बीमा कंपनी को बाद में कोई इंफॉर्मेशन मिल गई ना गलत आपके बारे में, तो फिर वो इंश्योरेंस को, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देती है। फिर दूसरी बात, दूसरा प्रिंसिपल, बीमा योग्य हित का सिद्धांत। मतलब जब आप बीमा करा रहे हो तो बीमा कराने के टाइम पर आपका उसके अंदर हित होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड ने वाइफ का बीमा कराया, हस्बैंड ने वाइफ का बीमा कराया, तो जिस वक्त बीमा कराया उसका उसमें हित था ना, भले ही बाद में डिवोर्स हो गया, उस वक्त उसमें उसका हित नहीं है, पर बीमा कराने के टाइम पर उसका हित होना बहुत जरूरी है। पर मरीन इंश्योरेंस के केस में या फायर इंश्योरेंस होने के केस में आपका हित पहले भी होना चाहिए, बाद में भी होना चाहिए। तो ये अपने को ध्यान रखना कि जब भी आप इंश्योरेंस करवाओ तो बीमा कराने वाले व्यक्ति का सामने वाले की प्रॉपर्टी में या हमारी प्रॉपर्टी में, जिसका भी बीमा करा रहे हो, जिस भी वस्तु को करवा रहे हो, उसमें आपका हित होना बहुत जरूरी है। बिना हित के बीमा कराओगे तो फिर बीमा कंपनी को पता चल गया तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट वो कैंसिल कर देती है। फिर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्या है कि जब कोई लॉस होता है तो लॉस होने पर ही आपका भुगतान किया जाता है, बट लाइफ इंश्योरेंस के केस में थोड़ा सा ऐसा नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर मान लो इंसान की डेथ होगी टाइम से पहले, तो भी उसको पूर्ति मिल जाती है। डेथ नहीं हुई इंसान की, 50 साल के लिए इंश्योरेंस लिया था, इंसान जिंदा है, तब भी अमाउंट रिकवर हो जाता है, बीमा कंपनी दे देती है, वापस रिफंड कर देती है। बट अपने को ध्यान रखना है, फायर इंश्योरेंस के केस में, समुद्री बीमा के केस में जब नुकसान होता है तो नुकसान की भरपाई तभी होती है, अदरवाइज आपको अमाउंट वापस नहीं मिलता है, ठीक है। यहां पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक इंसान है मान लो जिसने 50,000 रुपए का बीमा कराया है ना, तो इंश्योरेंस उसकी गुड्स तो थी 50,000 की, गोडाउन के अंदर माल तो रखा हुआ है 50,000 का, इंश्योरेंस करवा लिया उन्हें 70,000 का। इंश्योरेंस कितना करवा लिया? 70,000 का। अब मान लो माल को आग लग गई, माल को आग लग गई, उसने सोचा था कि 70,000 कंपनी से वसूल कर लूंगा, कंपनी कहेगी ना, पागल समझाया क्या, तेरा माल तो 50,000 का था, इंश्योरेंस करवा लिया तूने 70,000 का, तो बीमा कंपनी आपको सिर्फ 50,000 देने वाली है, ठीक है। और इसका हम अपोजिट केस ले लेते हैं, माल है 50,000 का, इंश्योरेंस करवाया आपने 30,000 का, आपका माल 50 का 50,000 आग लग गया, तो बीमा कंपनी आपको 30,000 देने वाली है। तो अपने को ध्यान रखना है, तो यहाँ पे जो भी सम एश्योर्ड होगा, जो रियलिटी में जो हानि होगी, उसमें से जो भी कम होगा, बीमा कंपनी हमको वही भुगतान करने वाली है। हम ज्यादा चालाक बीमा कंपनी के सामने नहीं बन सकते। अगली बात है आश्वासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। तो आश्वासन का सिद्धांत मतलब है कि बीमाधारी द्वारा बीमाकर्ता को उस वचन से है जिसके न पूरा होने पर बीमाकर्ता बीमा अनुबंध को रद्द कर सकता है, ठीक है। मान लो हमने कोई ऐसी गड़बड़ी की या ऐसा कोई आश्वासन दे दिया और वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ, तो बीमा कंपनी क्या करेगी? आपके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगी। तो ये दो बातें हैं इसके अंदर। पहली बात क्या है? स्पष्ट आश्वासन। फॉर एग्जाम्पल, आपने बीमा पॉलिसी ली, बीमा पॉलिसी के अंदर आपको कहा गया था भाई तेरे को जो अपना समुद्री जहाज है ना, इसी रास्ते से लेके जाना है, क्योंकि जो दूसरा रास्ता है ना, वहां पे जाने से नुकसान हो सकता है। तो अगर आप फिर भी बीमा कंपनी को झूठ बोलकर दूसरे रास्ते से आप अपना जहाज लेके जाते हो, आपका नुकसान हो जाता है, तो बीमा कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगी। भाई तूने हमारी बात तो मानी नहीं। जब ये बात हम दोनों के बीच में क्लियर हो चुकी थी कि काम ऐसे करना है तो ऐसा करना पड़ेगा, तो फिर भी हमारे अंगेस्ट जाकर अपनी मर्जी से कुछ काम कर रहा है, तो बीमा कंपनी आपको 1 रुपया भी नहीं देने वाली। तो कुछ चीजें बिल्कुल ऐसी होती है जो बिल्कुल एक्सप्रेस्ड होती है वारंटी के अंदर, तो आप उस अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपको तो काम पूरा हो जाएगा, अदरवाइज बीमा कंपनी क्या करेगी? आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगी। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बाय डिफॉल्ट दोनों की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, फिर भी आप उसके अगेंस्ट जाके काम करते हो तो फिर भी वो बीमा कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसका पूरी तरह से बीच में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया होता, पर फिर भी वे इस बात की योग्य होते हैं, तो फिर भी हम इस तरह से अगर काम करते हैं तो हम उसको पालन नहीं करते, तो वो आपको उसका रूल्स रेगुलेशन भंग होने पर आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगी, ठीक है ना। तो कुछ बातें जैसे नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होती है। फॉर एग्जाम्पल, अपने को पता है कि चोरी नहीं करनी, अपने को पता है कि हमारे माल की भी सुरक्षा हमको वैसे करनी है अगर हम जैसे दूसरे के माल की करते, है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे हम अपने घर पे तो बिजली, लाइट, फैन ये बंद कर देते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बाहर जाकर नहीं निभाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको पता है कि निभानी है तो निभानी है, पूरी करनी है तो करनी है, फिर भी हम उसका
फिर भी हम उसका पालन नहीं करते तो बीमा कंपनी तब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगी। तो मतलब कुछ कंडीशनें तो ऐसी है जो लिखित में होती हैं, फॉलो नहीं करोगे तब भी तोड़ देगा वो कॉन्ट्रैक्ट। कुछ बातें ऐसी होती है जो अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हैं, अगर आप फिर भी नहीं मानते हो फिर भी वो सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा। तो ये प्रिंसिपल है वारंटी का। अगला जो प्रिंसिपल है वो है अंशदान का। ये बात तो सिंपल सी बात है। मान लो एक इंसान ने 12 लाख रुपए के मकान का 3 बीमा कंपनियों से इंश्योरेंस करवा लिया, 2 लाख, 4 लाख और 6 लाख, टोटल 12 लाख का इंश्योरेंस हो गया। अब मान लो कंपनी को नुकसान फेस करना है, मान लो उस बंदे के मकान को आग लगी, कुछ हो गया, नुकसान हो गया, तो तीनों कंपनियां क्या करेंगी, उस हानि को 1, 2, 3 के अनुपात में सहन करेंगी। तो अपना जो भी उनका शेयर बनेगा वो उसी हिस्से में ही उसको पे करने वाली है। पर ये वाला हिस्सा लाइफ इंश्योरेंस के केस पर अप्लाई नहीं होने वाला, इसका ध्यान रखना। अगला है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, अधिकार समर्पण का सिद्धांत। अधिकार समर्पण का सिद्धांत क्या है इसमें, अथवा मतलब क्या है, सभी क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों जैसे अग्नि बीमा है समुद्री बीमा पर लागू होता है। इसके अनुसार जब बीमा कंपनी अपनी क्षति से संबंधित दावे का भुगतान कर देती है तो क्षतिग्रस्त संपत्ति संबंधित सभी अधिकार बीमा कंपनी को हस्तांतरित हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी उसके जो राइट होंगे वो बीमा कंपनी के हो जाएंगे। अगर उसने मान लो पूरी की पेमेंट करी दी है, बीमा कंपनी ने पूरी पेमेंट कर दी है, तो जो नुकसान हो गया था प्रॉपर्टी का वो प्रॉपर्टी बीमा कंपनी की हो गई, ऐसा कह सकते हैं। तो उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने मकान का 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाता है। एक इंसान क्या करता है, अपनी मकान का 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाता है, पर आग लगने से वह मकान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी बीमाधारी को 1 लाख रुपए का भुगतान करेगी, परंतु जो माल का जो मकान का जो मलबा होगा या मकान के जो अवशेष होंगे अब बीमा कंपनी का अधिकार होगा। तो बीमाधारी मलबे को बेचकर अतिरिक्त माल पैसा अर्जित नहीं कर सकता। भाई कभी कभी इंसान होता है ना, इंसान सोचता है भाई मकान तो जल गया, क्या करेगी बीमा कंपनी। बीमा कंपनी कहती है घना छाना मत बन, जो मकान जला है वो मकान मेरा है, उसका जो मलबा जला है वो मलबा जला हुआ मेरा है, उसका मैं कुछ भी करूं तो तेरे को तो 1 लाख रुपए मिल गए ना। तो जो माल जल गया, जो नुकसान हो गया, उसके ऊपर, उस मलबे के ऊपर चाहे कुछ भी करे, उसका अधिकार किसका है, बीमा कंपनी का है। जो यदि मकान नुकसान किसी भी अन्य व्यक्ति ने पहुंचाया तो उसके विरुद्ध मुकदमा भी दायर कर सकती है। ठीक है, तो मतलब अगर मकान को आग किसी और ने लगाई थी, नुकसान किसी ने पहुंचाया तो बीमा कंपनी उस इंसान के ऊपर क्या कर सकती है, केस भी दायर कर सकती है। तो ये बातें इसके अंदर हैं। फिर हानि को न्यूनतम करने का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि मान लो आपके गोदाम में अगर आग लग रही हो और अगर आप घने शाने बन के खड़े रहो ऐसे ही, भाई मैं तो कुछ नहीं करता, तो कहता है कि आपको भी खुद के भी एफर्ट करने होंगे कि लॉस को मिनिमम से मिनिमम करने का एफर्ट करो। अगर हमको पता लग गया कि आपने कोई एफर्ट नहीं किए नुकसान को कम करने के लिए तो हम आपको क्लेम नहीं देने वाले। तो हमको हर चीज की सुरक्षा वैसे करनी जैसे हमारी है, क्योंकि मान लो मैंने इंश्योरेंस ले लिया, पॉलिसी ले ली और मैं सोचू गोडाउन में आग लगी, लग जान दे भाई, क्या फर्क पड़ता है, मेरे आंखों के सामने गोडाउन जल रहा है, मैंने किसी को फोन ही नहीं किया, ना किसी को बुलाया भाई पानी डाल दे, नुकसान हो रहा है, क्यों होने दे, इंश्योरेंस तो ले रखा है मैंने। तो वहां पर अगर बीमा कंपनी को गलती से भनक लग गई कि बंदे की प्रेजेंस में सब कुछ हुआ है तो वहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगी। तो यहां पर अपने कोशिश करनी है कि लॉस अगर हो रहा है तो आपको खड़े खड़े तमाशा नहीं देखना, उस लॉस को कम करने का एफर्ट आपको करना होगा। तो ये थे हमारे इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल, 7-8 प्रिंसिपल जो बहुत इजी थे। अब आगे जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आगे है हमारे पास टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स। तो यहां पे देखते हैं क्या है। सबसे पहले ये है हमारे पास क्षतिपूर्ति का अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर ये सभी प्रकार के जो अनुबंध होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बोले तो ये इसके अंदर मुख्यतः फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस सारे आते हैं। ठीक है, तो बीमाधारी क्या करता है, संपत्ति में अपने हित की सुरक्षा का अनुबंध एक कॉन्ट्रैक्ट कराता है, बीमा कंपनी से करता है। हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं बीमा कंपनी से और बीमा कंपनी को हमको एक फिक्स्ड प्रीमियम के फलस्वरूप हमको क्षतिपूर्ति का दायित्व वो सामने वाली कंपनी अपने ऊपर ले लेती है। मतलब ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है
जहां पर हम हानि की वास्तविक राशि की गणना कर सकते हैं, रियलिटी में लॉस कितना हुआ है हम उसको काउंट कर सकते हैं, और इस अमाउंट का भुगतान कंपनी कर देती है। फॉर एग्जांपल, एक इंसान ने अपने मकान का 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया, 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया और मकान में आग लग गई, उसको मकान में आग लगने से 50,000 रुपए का लॉस हो जाता है। अब ये लॉस बीमा कंपनी भुगतान कर देगी। तो जहां पर भी रियल अमाउंट का आपको पता चल सकता है, आप काउंट अप कर सकते हो, तो वहां पर ये वाले कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होते हैं। तो ध्यान रख लेना, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट कहां पर अप्लाई होते हैं? लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर। दूसरे अगर मैं केस की बात करूं, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब किसी इंसान की जब डेथ होती है तो रियलिटी में उस इंसान के जाने से नुकसान कितना होने वाला है, आप उसको मनी के फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते। क्षतिपूर्ति के अमाउंट को आप टोटल काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो इंसान का जो जीवन होता है अमूल्य होता है, उसकी इंसान की मृत्यु होने पर कितनी आर्थिक क्षति होगी ये आप इसका गैस नहीं कर सकते। पर फिर भी बीमा कंपनी प्रीमियम के बदले एक निश्चित अवधि पर बीत जाने पर अगर बीमाधारी जीवित रहता है तो स्वयं उसके या अथवा उसके जो नॉमिनेट पर्सन है उसको एक धनराशि का हम भुगतान करते हैं। तो एक बात अपने को ध्यान रखनी है, जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर मैंने आपको अभी बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट दोनों होता है। अर्थात यदि किसी पॉलिसी की अवधि समाप्त होने से पहले ही बीमाधारी की, मतलब जिस इंसान ने बीमा कराया था उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको उसके जो नॉमिनी पर्सन होगा या उसका जो उत्तराधिकारी होगा उसको एक अमाउंट प्लस बोनस की राशि उसके परिवार को मिल जाती है या उसके जो उत्तराधिकारी हो। इसलिए हम इसको बोलते हैं सुरक्षा। मतलब टाइम से पहले अगर इंसान की डेथ हो गई, पॉलिसी तो ले ही रखी थी, इंसान की डेथ होगी तो क्या होगा, उसके परिवार को अमाउंट प्लस बोनस का अमाउंट मिल जाएगा। तो अमाउंट प्लस बोनस का अमाउंट क्योंकि वापस मिल रहा है तो इसलिए ये सेफ्टी है। अब मान लो इंसान की डेथ नहीं होती है, 40 साल का हमने प्रीमियम लिया हुआ था, 40 साल तक हम प्रीमियम पे करते रहे, फिर भी इंसान जिंदा है, तो इंश्योरेंस कंपनी फिर भी उसको कुछ ना कुछ पैसा एक्स्ट्रा देने वाली है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट का टॉपिक भी हो जाता है। तो बोनस तो फिर भी मिलने वाला है, तो इसलिए यहां पर सेफ्टी भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। बट फायर इंश्योरेंस के केस में, मरीन इंश्योरेंस के केस में, थेफ्ट इंश्योरेंस के केस के अंदर आपका पैसा वापिस नहीं मिलता। घटना घटित होती है तो बीमा कंपनी आपको पैसा देती है, घटना घटित नहीं हुई तो जितना प्रीमियम आपने दिया था वो नलिफाई हो जाएगा आपकी नजरों में। तो इसमें सिर्फ मरीन इंश्योरेंस के केस में, फायर इंश्योरेंस के केस में, थेफ्ट इंश्योरेंस के केस के अंदर सेफ्टी है, बट यहां पर लाइफ इंश्योरेंस के केस में सेफ्टी भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। अपने को बात ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि इंश्योरेंस की क्यों जरूरत है। अरे सिंपल सी बात है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फिर आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। अगली बात क्या है? जोखिम का वितरण, जोखिम को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। पहले पूरा का पूरा लॉस आपका था, अब आपको लॉस फेस करने का डर था कि लॉस आपका पूरा होगा, अब आपने लॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे थोप दिया? बीमा कंपनी में। बदले में क्या किया आपने? प्रीमियम पे किया। अगली बात, लोन की सुविधा भी मिल जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप इस उदाहरण के लिए माल का बीमा होने पर सुरक्षा तत्व निहित होने के कारण अब माल को बंधक बनाकर आसानी से आप लोन भी ले सकते हो। तो इसी प्रकार जीवन बीमा में भी बाजार में व्यक्ति की साख बढ़ती है। लोग बीमित व्यक्ति को रुपया व माल उधार देने में संकोच नहीं करते। इसका सीधा सा कारण यह है कि जिस इंसान की इंश्योरेंस हो रखा है, अगर उस इंसान की डेथ हो जाती है तो बीमे की राशि में से जिन लोगों ने लोन दिया था उनकी पेमेंट होने की उम्मीद रह जाती है। तो इसलिए जो इंसान अपना भी बीमा कराता है ना, उसकी गुडविल भी अच्छी होती है। ठीक है, फिर हम जब जब इंश्योरेंस करवाते हैं तो अपने को पता है ना, हर बार हमको इंश्योरेंस का अमाउंट, पॉलिसी का अमाउंट तो पे करना होता है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी बचत करने की आदत भी डलती है, बचत करने के लिए हमको मोटिवेशन मिलती है। फिर देश के आर्थिक विकास में सहायक, अब दो सोच के देखो, लाखों करोड़ों लोग इंश्योरेंस का अमाउंट पे करते हैं, बीमा कंपनी को पैसा पे कर देते हैं, अल्टीमेटली कंपनी के पास कितना सारा पैसा इकट्ठा होता है। जिन कंपनी के पास पैसा इकट्ठा होता है वो फर्दर किसी कामों में पैसा लगा देती हैं, तो देश का आर्थिक विकास भी होता है। फिर अधिक रोजगार, अब कितनी सारी बीमा कंपनीज हैं, कितने सारे एजेंट हैं, कितने सारे लोगों को नौकरियां मिली हुई हैं, तो इंश्योरेंस का कहीं ना कहीं बेनिफिट ये भी है। फिर आयकर में भी छूट मिलती है, इनकम टैक्स के अंदर। तो बीमाधारी
जीवन बीमा पर जो राशि बीमा कंपनी को प्रीमियम के रूप में भुगतान करता है उसे एक निश्चित सीमा तक इनकम टैक्स में भी छूट मिल जाती है, डिस्काउंट मिल जाता है। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, इंश्योरेंस की हमने छोटी छोटी बातें तो स्टडी कर ली है ना। इंश्योरेंस की खास बात क्या है, इंश्योरेंस क्या होता है, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस का टॉपिक। एग्जैक्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। कहते हैं कि इंश्योरेंस सभी इंसानों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, और स्पेशली जो भी इंसान जीवित होते हैं, तो इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार पर छा जाने वाले आश्विक संकट को काफी हद तक दूर कर सकता है। मतलब इंसान की डेथ तो कभी हो जाती है, अब इंसान के डेथ के बाद परिवार चलेगा कैसे, आर्थिक संकट को कवर कैसे करेंगे, तो ये इंश्योरेंस की हेल्प से कवर हो जाता है। तो जीवन बीमा द्वारा इंसान के जीवन को तो दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु जो अकाल मृत्यु हुई है, एकदम से सडनली डेथ हुई है, उससे जो आर्थिक हानि होने वाली है, फाइनेंशियल जो लॉस होने वाला है, उस फाइनेंशियल लॉस को हम कुछ हद तक कम तो कर सकते हैं ना। किसी इंसान की डेथ होगी, पता चला कि घर के अंदर 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया, एकदम से 50 लाख तो का नुकसान क्या पता पूरा ना हो पाए, पर उस लॉस को 30 लाख तक 40 लाख तक कुछ हद तक तो पूरा कर सकते हैं ना। तो इंश्योरेंस करवाने से उस व्यक्ति को तो वापस नहीं लाया जा सकता, पर फाइनेंशियली जो लॉस होता है उसको तो काफी हद तक कवर कर सकते हैं ना। तो इसलिए इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग है, यहाँ पर देख लेते हैं मीनिंग में क्या है। तो इसमें एक इंश्योर्ड होता है, एक इंश्योरर होता है। तो इंश्योर्ड क्या करता है, जिस इंसान ने बीमा कराना है वो इंश्योरेंस कराने वाली कंपनी को क्या करेगा, कुछ निश्चित किस्तें प्रीमियम के रूप में भुगतान करता है, जिसके फलस्वरूप बीमा करता बीमाधारी को, बीमा कंपनी वाली करने वाली कंपनी कह लो, जिसने बीमा करवाया है, उस इंसान को हम एक प्रॉमिस करते हैं कि एक निश्चित अवधि पूरा होने पर अथवा निश्चित अवधि से पहले अगर तेरी मृत्यु हो जाती है तो हम एक निश्चित धनराशि का भुगतान करेंगे। तो जीवन बीमा के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें हमारी सेफ्टी भी होती है और इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट भी होती है। दोनों के दोनों टॉपिक इसमें अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इंसान की टाइम से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पैसा प्लस बोनस वापस मिल जाता है, ये तो ही सेफ्टी। इंसान जिंदा है तो उसको पैसा प्लस रिटर्न में बोनस मिल जाता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो पैसा कुछ ना कुछ फालतू होकर ही वापस आता है, तो इसलिए सेफ्टी भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। तो यहां पर हम देखते हैं, कह रहा है कि इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा जो लाइफ इंश्योरेंस की जो कर रहे हैं वो कौन सी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये बातें तो अपने सबको पता है, और ये बातें भी मैंने आपको पहले ही बता दी कि लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर एक प्रोटेक्शन भी है और एक इन्वेस्टमेंट भी है। तो ये बातें तो अपने को स्टडी करने की जरूरत है नहीं। पहली बात प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का टॉपिक हम बार बार पढ़ चुके हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हमको क्या होता है, प्रोटेक्शन अवेलेबल हो जाती है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी हो जाता है, ठीक है। तो मान लो एक इंसान ने इंश्योरेंस करवाया था, इंश्योरेंस करवाते करवाते उसने सिर्फ 50,000 का इंश्योरेंस करवाया और 70 कुछ उसको मान लो थोड़े टाइम के बाद उसको 35,000 बोनस के रूप में मिल जाते हैं, तो टोटल कितने मिल गए 85,000। तो इंश्योरेंस तो करवाया था मान लो 50,000 का, जब इंश्योरेंस मान लो खत्म हुआ या कोई भी रीजन हुआ तो 35,000 उसको ऐड होके मिल गए, तो टोटल कितने मिल गए 85,000। तो देखो कितना फायदा हो गया। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट का फंडा भी आ गया, ठीक है। आगे देखो, आगे बात आती है कि यहां पर प्रिंसिपल्स क्या है। प्रिंसिपल्स में हम पहले भी 7 प्रिंसिपल स्टडी कर चुके हैं। अब उन्हीं 7 प्रिंसिपल्स में हमारे पास 2 प्रिंसिपल आ चुके हैं फिर से, क्या, परम सद्विश्वास का सिद्धांत, और फिर क्या है, बीमा योग्य हित का सिद्धांत। तो ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, अभी 10-15 मिनट पहले। तो जैसे व्यक्तियों का जीवन बीमा में हित होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन में, पति का पत्नी के जीवन में, पत्नी का पति के जीवन में, ऋणदाता का अपने ऋणी के जीवन में, माता पिता का पुत्र की आर्थिक सहायता करते हैं, या पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है तो माता पिता के पुत्र के जीवन में। तो इन सब के अंदर क्या होना चाहिए, बीमा कराने के टाइम पर हित होना चाहिए। ये प्रिंसिपल इसमें सिर्फ 2 ही हैं, जबकि 7-8 प्रिंसिपल पहले भी स्टडी कर चुके हैं हम। आगे देखते हैं फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस के केस के अंदर क्या है, एक कहीं ना कहीं किसी ने डेफिनेशन लिखी हुई थी, कहता है कि जो फायर होती है अच्छी सेविका भी है और स्वामिनी नहीं है, क्योंकि जब तक हम आग से ढंग से काम करा रहे हैं तब तक हमारे लिए फायदे की है, जब तक आग हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो उसी आग से हमारा नुकसान ही बहुत होता है,
ठीक है, तो ये इसके भयंकर परिणाम सामने आते हैं और कुछ ही क्षणों में हमारी लाखों की संपत्ति राख के ढेर में बदल जाती है। तो इनके भयंकर परिणामों से सुरक्षा प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है? फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस का मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर बीमा कंपनी एक निश्चित प्रतिफल के बदले में बीमाधारी को संपत्ति को निश्चित अवधि तक अग्नि द्वारा हानि पहुंचने पर पूर्व निर्धारित धनराशि पर क्षतिपूर्ति करने का वचन देती है। मतलब अगर कोई नुकसान हो गया तो ये नुकसान की भरपाई हम कर देंगे। पर फायर इंश्योरेंस के केस के अंदर आपको बता रहा हूं, हमारी प्रोटेक्शन होती है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। फायर इंश्योरेंस के केस के अंदर अगर आपको नुकसान होगा तभी भरपाई की जाएगी, अदरवाइज आपका अमाउंट आपको वापस नहीं किया जाता। तो ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं कि फायर इंश्योरेंस के केस के अंदर अगर हम नेचर की बात करें, फायर इंश्योरेंस के केस के अंदर हमारा नेचर क्या होता है? तो सबसे पहली बात, फायर इंश्योरेंस केस के अंदर पहली बात तो मैंने क्या बतानी है आपको कि ये एक रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें दो पार्टीज होती हैं, बीमित राशि की वापसी जरूरी नहीं है, नुकसान होगा तभी मिलता है। इसमें पीरियड ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें लगभग 1 साल के लिए होता है, आपको एक ही टाइम के अंदर सिंगल पेमेंट करनी होती है। यह एक क्षतिपूर्ति का अर्बंध है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि नुकसान होगा तो पैसा वापस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर छठी बात क्या है, इसमें प्रोटेक्शन का एलिमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। फिर हम इसमें एश्योर्ड का वर्ड यूज नहीं करके इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर सरेंडर वैल्यू, अग्नि बीमा में समय से पहले बीमा पत्र रद्द करने की दशा में बीमा कंपनी बीमाधारी को कुछ भी धनराशि वापस नहीं करती है। मतलब किसी ने पहले ही अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर दिया तो बीमा कंपनी आपको पैसा वापस नहीं देगी, आपका जो सरेंडर वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, अग्नि बीमा कराने वाले व्यक्ति के चरित्र को भली भांति देखा जाता है। जब भी कंपनी इंश्योरेंस करती है ना, फायर इंश्योरेंस, तो सामने वाले के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से देखती है। सामने वाले का चरित्र खराब तो नहीं है, पता चला कि घर को खुद को नुकसान कर दिया या गोडाउन को आग लगा दी और पता चले कहेगी मेरे तो गोडाउन में आग लगी, मेरे को पैसा रिटर्न कर, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो सामने वाले के कैरेक्टर को, सामने वाले के चरित्र को बहुत अच्छे से जांचा परखा जाता है, तभी आपका इंश्योरेंस किया जाता है, अदरवाइज आप इंश्योरेंस नहीं करा सकते हो। बात आती है फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी कौन कौन सी होती हैं। फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है अपनी एवरेज पॉलिसी। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी जिसका मूल्य 60,000 रुपए है और हम उसका 40,000 का बीमा करवाते हैं। एक प्रॉपर्टी है मान लो जिसकी वैल्यू है 60,000, आपने इंश्योरेंस करवाया 40,000 का, तो आग लगने पर 30,000 की हानि होती है, तो कंपनी इस हानि को 40,000 प्लस 20,000 इन दोनों के बीमित राशि और बीमा न कराई गई राशि के दोनों के अंदर डिवाइड कर देगी। इस प्रकार 30,000 की क्षति में से बीमा कंपनी क्या करेगी, सिर्फ 20,000 का भुगतान करेगी। ठीक है, तो देख लेना, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी कितने की थी, 60,000 की। 60,000 की प्रॉपर्टी का आपने इंश्योरेंस कितना करवाया, 40 का। 20 का तो आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया, तो कंपनी का आपने इंश्योरेंस तो करवाया था मान लो 30,000 का, तो कंपनी भी ज्यादा शानी है, कंपनी भी क्या करेगी, इस 40 और 20 के रेशो में आपको इसमें से अमाउंट पे करेगी, कितना, 20,000 रुपए। तो बीमा कंपनी बहुत शानी है, आपको एवरेज के अकॉर्डिंग आपको इंश्योरेंस का अमाउंट पे करने वाली है। क्योंकि आपने तो बिल्डिंग देखी 60,000 की बिल्डिंग है, इंश्योरेंस करवा लिया आपने 40,000 का, सिर्फ 40,000 वाली बिल्डिंग का सिर्फ इतना से इंश्योरेंस करवाया, तो बीमा कंपनी अपने हिसाब से पैसा देने वाली है आपको एवरेज करके। ठीक है, क्योंकि नुकसान जितना हुआ है नुकसान के अकॉर्डिंग वो एवरेज कर देगी। फिर एक वैल्यूड पॉलिसी, जिस माल का मूल्य हानि के समय निश्चित नहीं किया जा सकता उसके लिए निर्धारित मूल्य का बीमा पत्र लिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप उसका रेट फिक्स नहीं कर पा रहे, हानि के समय निश्चित नहीं किया जाता, तो आप वो एक निर्धारित मूल्य का बीमा पत्र लेते हो। यह रकम बीमा कंपनी और बीमाधारी करत में निश्चित करते हैं। क्षति से पहले पूर्व निश्चित रकम का भुगतान किया जाता है। इस बीमा पत्र में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। यह बीमा पत्र मूल्यवान कलाकृतियों, किताबों, हीरो आदि पर लिए जाते हैं। ये होती है वैल्यूड पॉलिसी। एक होती है स्पेसिफाइड पॉलिसी। स्पेसिफाइड पॉलिसी फॉर एग्जांपल, एक इंसान अपनी 30,000 रुपए की प्रॉपर्टी का 20,000 का बीमा कराता है और उसने क्या किया, एक स्पेशल पॉलिसी ले ली, इसमें से उसको 15,000 रुपए का नुकसान होता है, तो बीमा कंपनी उसको 15,000 रुपए का भुगतान करेगी। हानि को हम क्या करेंगे, हम एवरेज नहीं करने वाले हैं। पहले वाले टॉपिक में तो क्या आया था, हमने एवरेज किया था, बट इसमें तो हमने स्पेसिफिक पॉलिसी ले ली, तो जितना आपका नुकसान होगा आपका नुकसान वो भरपाई कर देगी। फिर एक होती है ओपन या फ्लोटिंग पॉलिसी।
ये कहता है कि ये पॉलिसी तब ली जाती है जब दैनिक प्रयोग में लाया जाने वाले माल की मात्रा में निरंतर परिवर्तन रहता हो। तो यह पॉलिसी एक निश्चित राशि के लिए प्रीमियम देकर ली जाती है। तो यदि भी गोदाम में रखे माल को निश्चित अवधि के दौरान कोई क्षति होती है तो बीमा कंपनी पॉलिसी की राशि तक क्या करेगी, आपको अमाउंट कंपनसेट कर देगी। एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, जैसे ये सभी प्रकार के जोखिमों से आपको सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे भूकंप, अग्नि, विद्युपात, जैसे आग लगी, बिजली से चोरी आदि सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये आपको वचन देती है कि आपका इन सभी कारणों में से किसी भी एक कारण से नुकसान हो गया तो आपको रिस्क कवर कर दिया जाएगा। फिर होती है एडिशनल रिस्क पॉलिसी, या इसको हम बोलते हैं एक्सेस पॉलिसी। कभी कभी ऐसा होता है ना, गोडाउन के अंदर आपका मिनिमम स्टॉक तो रखा रहता है और कभी कभी स्टॉक आपका फालतू भी होता रहता है। तो जितना आपका मिनिमम स्टॉक रखा रहता है उसके लिए एक पॉलिसी तो ले लो, और जब जब आपका एडिशनल फालतू का माल रहता होगा उसके लिए एक अलग से पॉलिसी ले लो। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एडिशनल रिस्क पॉलिसी। तो यहां पर जो पहले वाला इंश्योरेंस लोगे तो उसको बोलेंगे प्रथम जोखिम का बीमा पत्र, और जब दूसरा लोगे तो उसको बोलेंगे हम अतिरिक्त जोखिम का बीमा पत्र। तो यहां पर आपने एक एडिशनल रिस्क पॉलिसी ले लेते हो। फिर एक है बीमा पत्र में लिखी क्षति के फलस्वरूप अतिरिक्त हानि का बीमा पत्र। कहता है कि ये एक प्रकार का एक ऐसा पॉलिसी है जिसके अंतर्गत न केवल वास्तविक क्षतिपूर्ति की जाती है बल्कि उस क्षति के फलस्वरूप उत्पन्न अतिरिक्त हानि का भी भुगतान किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आग लगने से गोडाउन में सारा का सारा माल जल जाता है और व्यापारी को न केवल गोदाम के में रखे माल की हानि होती है बल्कि उससे अपने कारोबार भी बंद करना पड़ता है, तो जितना भी उसको लाभ की हानि होगी तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देगी। मतलब गोडाउन में आपने रखे हुए माल का इंश्योरेंस करवाया था, उसको तो आग लग गई, अब थोड़े वक्त के लिए 15-20 दिन के लिए, 2 महीने के लिए आपको अपना काम बंद करना पड़ेगा। तो 15-20 दिन के लिए जितने भी आपको प्रॉफिट का लॉस होगा वो भी कंपनी आपको पे करने वाली है। फिर एक होता है री इंस्टेटमेंट पॉलिसी। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, बीमा कंपनी नष्ट हुई संपत्ति के जो रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट होगी उसका पेमेंट करती है। फिर एक है ब्लैंकेट पॉलिसी, जब फिक्स्ड और करंट प्रॉपर्टीज के लिए एक ही हम इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं तो इसको बोलते हैं ब्लैंकेट पॉलिसी। फिर होती है ट्रांजिट पॉलिसी, जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है और मान लो रास्ते में आग लगने से आपको लगता है कुछ नुकसान होने की संभावना है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिट पॉलिसी। तो ये फायर इंश्योरेंस की पॉलिसीज के कुछ टाइप्स से। आगे है हमारा मरीन इंश्योरेंस का टॉपिक। तो मरीन इंश्योरेंस सिंपल सी बात है, कहता है कि जो भी हमारे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी चेन के अंदर हमारे पास एक मरीन इंश्योरेंस में भी आया। रियलिटी में इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, 13वीं शताब्दी में इटली से ब्रिटेन जाने वाले जहाजों के लिए किया गया था। तो समुद्री बीमे का काम 1774 में लंदन में शुरू हुआ। आधुनिक विदेशी व्यापार में समुद्री यातायात का एक विशेष स्थान है। अधिक महत्वपूर्ण साधन के साथ साथ जोखिम भी इसमें अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए हमें इस जोखिम से सुरक्षा चाहिए होती है और सुरक्षा प्राप्त करने का एक ही साधन है, दैट इज मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है, कहता है कि ये एक ऐसा क्षतिपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बीमा कंपनी बीमा करवाने वाले को समुद्री जोखिम से होने वाले क्षति के फलस्वरूप प्रोटेक्शन करने का वचन देती है, और इस कार्य के प्रतिफल स्वरूप बीमा कंपनी क्या लेती है, प्रीमियम भी लेती है। मतलब हमको इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर लेनी है तो प्रीमियम तो पे करना ही होगा। ठीक है, फिर इन्होंने यहां पर जो इसकी धारा दी हुई है वो धारा IA के अंडर में है पड़ा। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जो मरीन इंश्योरेंस है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर जो बीमा कंपनी है एक निश्चित प्रतिफल के बदले में बीमत कंपनी की समुद्री जोखिम से होने वाले हानि की क्षतिपूर्ति कराने का वचन देती है। मतलब जो भी लॉस होगा, जो भी रिस्क होगा, उसकी जो हानि होने वाली है वो उसको आपको कंपनसेट कर देंगे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मरीन इंश्योरेंस। तो यहां पर आपके 4 प्रकार के इंश्योरेंस स्टडी करने को मिलते हैं आपको। सबसे पहले आपके पास है कार्गो इंश्योरेंस। ठीक है, समुद्री जहाज द्वारा ढोए गए माल के को हम क्या बोलते हैं, कार्गो बोलते हैं। मतलब जहाज के ऊपर जो आपका माल होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, कार्गो। तो इसी माल का समुद्री जोखिमों से सुरक्षा हेतु हम बीमा कराते हैं। जब हम माल का हम बीमा इंश्योरेंस करवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कार्गो बोलते हैं, कार्गो इंश्योरेंस। कभी कभी यह होता है ना कि आपका युद्ध हो गया, आग लगी, चोरी, दुश्मन द्वारा कोई माल जब्त कर लिया, तो इसमें काफी सारे कारण होते हैं। तो बीमा कंपनी क्या करने वाली है, माल की लागत में कुछ जोखिम बोलकर भी कराया जाता है।
तो कभी कभी तो आप कॉस्ट के ऊपर भी इंश्योरेंस करवा लेते हो, पर कभी कभी आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस करवा लेते हो। अब जब लॉस होगा तो लॉस होने की दशा में कंपनी क्या करेगी, आपको कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों की पेमेंट आपको कर देती है, ठीक है। तो समुद्री जहाज के ऊपर जो भी आपका माल होता है उस माल को हम क्या बोलते हैं, कार्गो बोलते हैं, और जब उसी का आप इंश्योरेंस कराते हैं तो वो क्या बन जाता है, कार्गो इंश्योरेंस। तो कभी कभी ये इंश्योरेंस आप सिर्फ गुड्स की कॉस्ट का करा लेते हो, कभी कभी ये इंश्योरेंस आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का भी करा लेते हो। नुकसान हो गया तो कंपनी आपको कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस दोनों अमाउंट भी पे कर सकती है। अगला है जहाज का बीमा। अब जहाज का भी तो नुकसान हो सकता है ना, क्योंकि समुद्री संकट होते हैं, जहाज का नुकसान हो सकता है, जहाज पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर जब आप जहाज का बीमा कराते उसको बोलते हैं हल बीमा या जहाज का बीमा। तो जहाज का बीमा या तो आप एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए कराते हो, भी 3 महीने के लिए मैंने इंश्योरेंस करवा लिया, या आप एक स्पेशल यात्रा पे जा रहे हो, भाई जब तक ये यात्रा पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको इंश्योरेंस मान के चलना पड़ेगा। फिर होता है फ्रेट का इंश्योरेंस, मतलब हम सामने वाले से इंश्योरेंस करा लेते हैं, भाई मेरा माल ठीक ठाक वहां पहुंचा दियो तो मैं तेरे को भाड़ा दे दूंगा, अदरवाइज नहीं कराया तो नहीं दूंगा, तो इसको बोलते हैं फ्रेट इंश्योरेंस। फिर ये है हमारा लाइबिलिटी इंश्योरेंस। लाइबिलिटी इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि मान लो दो जहाज आपस में टकरा गए, दो जहाज के टकराने की वजह से मेरे जहाज को तो नुकसान हुआ, सामने वाले को भी चिप गए पैसे, तो मेरी वजह से सामने वाले को जो नुकसान होगा वो लाइबिलिटी मेरे ऊपर आएगी। तो वो लाइबिलिटी मेरे को पे करना नहीं चाहता, तो मैंने क्या किया, एक लाइबिलिटी वाला इंश्योरेंस ले लिया। तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस के केस के अंदर अगर मेरी वजह से किसी थर्ड पार्टी को नुकसान हो रही है तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए वो लाइबिलिटी मैं इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो दैट इज लाइबिलिटी इंश्योरेंस। अब यहां पर हमारे पास एक डिफरेंस का टॉपिक दिया हुआ है। यहां पर हमारा एक डिफरेंस का टॉपिक दिया हुआ है कि लाइफ इंश्योरेंस और जर्नल इंश्योरेंस दोनों में क्या डिफरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस और जर्नल इंश्योरेंस दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देख लेते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि लाइफ इंश्योरेंस एक क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं है, क्योंकि इसमें क्षति को नहीं देखा जाता बल्कि निश्चित अवधि पर सम एश्योर्ड का भुगतान किया जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी इंसान की डेथ होती है, उस इंसान की डेथ होने की वजह से रियलिटी में फाइनेंशियल लॉस कितना होने वाला है ये हमको कभी भी पता नहीं लगता है, इसलिए क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं होता। जबकि जनरल इंश्योरेंस के अंदर बात करें, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, इसमें आपको अमाउंट कब दिया जाता है, जब रियलिटी में नुकसान होता है, क्षति होती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति का अनुबंध। फिर लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर इसका जो टारगेट होता है, आप अपनी या अपने परिवार की फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर कंट्रोल करना चाहते हो। इसमें क्या होता है, आप अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए करवाते हो। जनरल इंश्योरेंस क्यों करवाते हो, प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए। फिर यह कितनी भी रकम का करवाया जा सकता है, क्योंकि इंसान का जो जीवन है ना उसकी कीमत को आप नहीं आंक सकते, तो आप लाइफ इंश्योरेंस कितने भी अमाउंट का करवा लो, परंतु ये संपत्ति की वास्तविक कीमत तक ही करवाया जा सकता है। कहता है कि ये कितने ही वर्षों के लिए करवाया जा सकता है, और ये अधिकतम 1 वर्ष के लिए कराया जा सकता है, ठीक है। ये इसमें रिस्क और सुरक्षा और विनियोग दोनों तत्व होते हैं, जबकि इसमें क्या होती है, सिर्फ प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है। लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर बीमा योग्य हित करवाते समय होना बहुत जरूरी है। अग्नि बीमा के केस में या मरीन इंश्योरेंस के केस के अंदर जब आप इंश्योरेंस करवा रहे हो या जिस टाइम आपका लॉस हुआ, दोनों टाइम आपका हित होना बहुत जरूरी है। तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंस के टॉपिक। प्रोसीजर ऑफ टेकिंग ए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक इंश्योरेंस कंपनी का सिलेक्शन करना है। इंश्योरेंस कंपनी देख लो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से आपने करना है, तो कहता है कि अपने पास 28 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिसमें से 4 अपने पास गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज हैं। फिर क्या करना है, आपको प्रपोजल फॉर्म फिल करना है। प्रपोजल फॉर्म के अंदर आपको सारे कॉलम्स दिए होंगे, नेम के, एड्रेस के, जेंडर, नॉमिनी सब दिया होगा। इसमें आपको नेचर या वैल्यू की प्रॉपर्टी जितनी भी है, टाइप ऑफ पॉलिसी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी, सब कुछ देखना है। ये पॉलिसी सब कुछ भर देना है, इसके ऊपर आपने साइन कर देना है और आपने ये फॉर्म क्या कर देना है, कंपनी को सबमिट कर देना होता है। फिर
एविडेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि फायर इंश्योरेंस आप डायरेक्ट नहीं करा सकते हो। सामने वाली कंपनी क्या करेगी, आपकी गुडविल की बहुत जांच करने वाली है, आपके कैरेक्टर को चेक करेगी, आपके चरित्र को चेक करेगी। पता चला कि आपने जान करके ही कब प्रॉपर्टी को आग लगा दी और बोला कि चलो भाई हमको इंश्योरेंस दें। कभी कभी लोग ऐसे ही करते हैं, कंपनीज घाटे में चल रही होती है, फैक्ट्री घाटे में चल रही है और फैक्ट्री को आग लगा देते हैं, फिर कहीं ना कहीं क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होगी तो सबसे पहले आपकी गुडविल की, आपके कैरेक्टर की चेकिंग करने वाली है। तो थर्ड नंबर पर आपको ऐसा लगा लो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एविडेंस देना पड़ेगा, गुडविल का एविडेंस, गुडविल का आपको प्रूफ देना पड़ेगा। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल फॉर्म। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, एक सर्वे करने वाले बंदे को पूरा का पूरा अपॉइंट करेगी, ताकि जो भी अपने बातें लिखी हैं सारी की सारी उसकी चेकिंग करेगा, प्रपोजल फॉर्म देखेगा, सब्जेक्ट मैटर देखेगा, रिस्क जितना देखेगा वो है। तो अगर वो सारी बातों से सेटिस्फाई हो जाता है तो कंपनी क्या करती है, आपके फॉर्म को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का डिसीजन ले सकती है। ठीक है, तो वो सामने वाले के कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। कंपनी क्या करती है, एक सर्वे करने वाले बंदे को अपॉइंट कर देती है जो आपकी सारी बातों को चेक करने वाली है। फिर इशू कवर नोट। The insurer issue the provisional document known as the cover note until the final policy is prepared। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, कवर नोट इशू कर देगी जब तक पॉलिसी पूरी नहीं हो जाती है। इट इज अ टाइप ऑफ द इंटीरियम पॉलिसी। ये एक अंतरिम तरह की पॉलिसी होती है जिसके अंदर रिस्क कवर हो जाता है एज द फर्स्ट प्रीमियम रिसीव्ड। जैसी कंपनी को पहला प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो वैसे ही आपको एक नोट इशू कर दिया जाता है कि हाँ आपके इंश्योरेंस स्टार्ट हो चुका है। इशू फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। लास्ट में आकर आपको फायर इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो इशू हो जाती है। तो इसके अंदर आपका नेम, एड्रेस, टर्म्स एंड कंडीशन, पॉलिसी की डेट और अमाउंट जो पॉलिसी की है, पॉलिसी का जो भी नंबर है, सारी बातें लिखी होती है। मतलब लास्ट में आके आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी आपको इशू कर दी जाती है। ठीक है, बात आती है क्लेम सेटलमेंट करना है। नुकसान हो गया, क्लेम कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इंश्योरेंस कंपनी को सारी की सारी इंफॉर्मेशन भेजो कि भाई हमारा नुकसान हो गया। नुकसान होने के बाद वो क्या करेगा, सर्वे की रिपोर्ट आपसे लेने के लिए आएंगे। सर्वे होगा जहां पे भी नुकसान हुआ है तो वहां पर क्या करने वाले हैं, एक ऑफिसर को अपॉइंट करने वाले हैं जो लॉस के बारे में देखेगा। अगर लॉस छोटा मोटा है तो एक ऑफिसर आएगा, अदरवाइज क्या होने वाला है, एक इंडिपेंडेंट सर्वेयर को हम क्या करेंगे, अपॉइंट करने वाले हैं। वो आपकी पूरी चेकिंग करने वाला है। तो सर्वेयर क्या करेगा, उसके पास सर्वे के अंदर काफी सारी चेकिंग करेगा। कारण क्या है, किस हद तक लॉस हुआ है, इंश्योरेंस किसके अंडर में था, डिटेल्स, वैल्यू, एक्सपेंसेस, जो भी नुकसान हुआ है उसकी डिटेल क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, एक्सपेंसेस की डिटेल है ना, कंडीशन, वारंटी और पॉलिसी, को इंश्योरेंस, ये सारी की सारी वो चेकिंग इसके अंदर करने वाला है। फिर क्लेम फॉर्म। तो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर हैज टू सबमिट द क्लेम फॉर्म व्हिच कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो जिसने पॉलिसी ली हुई थी वो क्लेम फॉर्म फाइल करेगा, उसमें नेम, एड्रेस की डिटेल, डेट, टाइम, आग कब लगी, आग लगने का कारण, जो भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उसकी डिटेल्स, जो प्रॉपर्टी नुकसान हुई है उसकी क्या वैल्यू अब रह गई है, ठीक है, नुकसान की वजह से उसका कितना अमाउंट का लॉस हुआ है, डिटेल्स ऑफ द अदर पॉलिसीज, अगर आपने सेम प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कुछ अदर पॉलिसीज भी ली हुई हैं तो उसकी भी डिटेल आपको देनी होगी। इसके बाद सेटलमेंट ऑफ क्लेम, मतलब after submission of the claim form and the survey report the insurance company decide about the settlement of the claim and determine the amount of the claim। सर्वे करेगी, अमाउंट को सेटलमेंट करेगी और जितना अमाउंट बनेगा वो देख लेगी। इट देन मेक्स द पेमेंट टू द इंश्योर्ड बाय द ट्रांसफरिंग द अमाउंट इन हिज बैंक अकाउंट। तो आपका जो भी अमाउंट आना होगा वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, किसके थ्रू, ईसीएस के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा था सिंपल सा टॉपिक फायर इंश्योरेंस का। अब बात करें अगर हम मरीन इंश्योरेंस का, मरीन इंश्योरेंस के केस के अंदर भी आप ये सारे टॉपिक देख चुके हो। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, मरीन इंश्योरेंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं, जैसे आपने देखा था हल इंश्योरेंस, ये सारे आपने देख चुके हो। ठीक है, तो अभी मरीन इंश्योरेंस के केस के अंदर अपना क्या है, अपना इंश्योरेंस का जो भी प्रोसीजर है क्लेम सेटलमेंट का वो देख लेते हैं। क्लेम्स क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर फॉर द मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, कहता है द प्रोसीजर ऑफ द मरीन इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट द केस द मरीन इंश्योरेंस कैन बी अंडरस्टूड इन टू वेज, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट एंड द इनलैंड कंसाइनमेंट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट की बात करें, सबसे पहले इंटीमेशन। तो सबसे पहले क्या है, आप इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन भेजोगे लॉस के होने के बारे में, द इंश्योरेंस कंपनी शैल एक्सेस द लॉस, तो ताकि उसके लॉस के बारे में पता चल पाए। पॉलिसी,
सबमिट द ओरिजिनल पॉलिसी एंड द सर्टिफिकेट ऑफ द इंश्योरेंस टू द कंपनी इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द क्लेमेंट्स टाइटल। तो जब भी आपने उसको बोल दिया है तो आप अपनी पॉलिसी की जो ओरिजिनल पॉलिसी है या जो भी सर्टिफिकेट आप उसको सबमिट करा दो। बिल ऑफ लीडिंग, प्रोवाइड ऑल द बिल ऑफ लीडिंग विच एक्ट्स एज द एविडेंस ऑफ एक्चुअल डिस्पैच द गुड्स। जो भी आपने माल वगैरह भेजा था उसका भी तो प्रूफ होगा, वो प्रूफ भी आप भेज दो। फिर इनवॉइस, जो भी आपने माल भेजा है इनवॉइस उसके बिल वगैरह जो भी होंगे वो बिल वगैरह भेज दो, क्योंकि उस बिल के अंदर गुड्स के बारे में, गुड की डिस्क्रिप्शन, गुड के प्राइसेस सारी की सारी होगा। तो इट इज टेकन चेक एक्सेस कार्गो एंड द ओवर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, इसके अंदर सारी बातें लिखी होंगी वो चेक कर लेंगे। डेबिट नोट, डेबिट नोट भी भेजना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो नॉट द क्लेम बिल, इट इज सेंड बाय द क्लेमेंट्स विच शोज द अमाउंट क्लेम्ड बाय द हिम। जितना आप अमाउंट क्लेम कर रहे हो गुड्स के बारे में वो आपको भेजना है, डैमेज जितने का हो गया। कॉपी ऑफ प्रोटेस्ट, इफ द लॉस टू द कार्गो हैज बीन कॉज्ड बाय द पेरिल ऑफ द सी, अगर समुद्र किसी कारण की वजह से अगर आप कार्गो का नुकसान हुआ है तो मास्टर ऑफ विसल मेक्स द प्रोटेस्ट ऑन द अराइवल एट द डेस्टिनेशन अंडर द नोटरी पब्लिक। तो ये बातें भी आपको उसको बतानी पड़ेंगी। फिर है लेटर ऑफ सबरोगेशन, दिस इज अ डॉक्यूमेंट सप्लाइड बाय द इंश्योरर विच ट्रांसफर द राइट ऑफ द क्लेमेंट्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी हु इज रिस्पांसिबल फॉर द लॉस। अगर लॉस किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है तो उसका भी अगर आपको नोटिस भेजना है तो भेज सकते हो। द इंश्योरेंस गेट द रिकवरी फ्रॉम द थर्ड पार्टी, तो वो थर्ड पार्टी से भी हम क्लेम रिकवर करा सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि अगर आपका किसी और पर्सन की वजह से अगर आपका नुकसान होता है, मान लो आपकी बिल्डिंग को कोई और आग लगा के चला गया, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको ठोकेगी अब जाके, उसके ऊपर केस करने वाली है। तो यहाँ पर वही बात बोल रहे हैं यहाँ पर। बिल ऑफ एंट्री, इट इज इश्यू बाय द कस्टम अथॉरिटीज विच शोज द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेड। तो जो भी ड्यूटीज अगर आपने पे की हुई थी ये सारी की सारी बिल ऑफ एंट्री, डेट ऑफ अराइवल एटसेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दिस एन इंश्योरर में आल्सो टेक द अमाउंट सेल्स शोइंग प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ गुड्स, रिपेयर और रिप्लेसमेंट बिल्स इन द केस ऑफ डैमेज एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी। फिर आगे है हमारा इनलैंड ट्रांजिट कंसाइनमेंट या रेल या रोड से। कभी कभी ऐसा होता है ना भी आपका रास्ते से या रेल या रोड से भी जा रहा था तब भी आपका नुकसान होता है, कहते तब आपके ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी आपको भेजने पड़ेंगे। इनलैंड ट्रांजिट कंसाइनमेंट, ओरिजिनल पॉलिसी और सर्टिफिकेट इंश्योरेंस, ओरिजिनल इनवॉइस और द कॉपी इनवॉइस, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ लॉस, कॉपी ऑफ क्लेम अगेंस्ट द रेलवे या रोड कैरियर्स, स्टैम्प्ड लेटर ऑफ द सब्रोगेशन, स्टैम्प्ड पावर ऑफ द अटॉर्नी इन द केस ऑफ रेलवे क्लेम्स, रेलवे क्लेम के केस में जो भी हुआ, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फ्रॉम claimants in the case of the non delivered consignment, या bill of claim after adjusting the proposed, ये जो वैल्यूज है वो सारा क्लेम करने के बाद। तो ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ती हैं उसको, उसके बाद जो भी क्लेम होगा आपका रिकवर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है वो हमारा है एक्सीडेंट एंड द मोटर इंश्योरेंस के केस के अंदर। ठीक है, कहता है कि ये जो आज के टाइम में हमारे व्हीकल्स की कैपेसिटीज रोड्स के ऊपर बढ़ती जा रही है, इंडियन रोड्स के ऊपर। ठीक है, तो रोड्स की जो भी कंडीशन है या जो भी डिसिप्लिन आजकल हम ड्राइव में फॉलो नहीं करते हैं, तो इसके लिए आजकल हमारा कहीं ना कहीं हमारा जो रोड के इंश्योरेंस है या ड्राइविंग के लिए इंश्योरेंस है, जो मोटर व्हीकल के इंश्योरेंस है बहुत जरूरी हो गया। कहता है नोइंग अबाउट द ड्राइविंग सेफली इज द इम्पोर्टेंट एज ओनिंग द पर्सनल कार। ठीक है, given the financial risk that a vehicle exposes you, it is recommended that you get an adequate motor insurance cover that protect you from the financial liability that may arise out of the mishap involving your car। तो जो भी आपका नुकसान होता है एक्सीडेंट के दौरान उससे आपकी भी तो कवरेज हो ही जाती है, आपके जो कार को नुकसान होगा वो भी कवर हो जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही स्टडी करने वाले हैं अबाउट द एक्सीडेंट एंड द मोटर इंश्योरेंस, हाउ टू अप्लाई फॉर द इंश्योरेंस, क्लेम फॉर्म, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी बातें इसके अंदर आने वाली हैं। तो हमारे पास ना मोटर व्हीकल की कुछ डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो यहां पर कुछ डेफिनेशन दी हुई है, हम डेफिनेशन में ज्यादा नहीं जाने वाले, पर डेफिनेशन के हमारे पास कुछ सेक्शन दिए हुए हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 47, सेक्शन 2 सब सेक्शन 11, सेक्शन 2 सब सेक्शन 16, सेक्शन 2 सब सेक्शन 21, सेक्शन 2 सब सेक्शन 27। ठीक है, तो यहां पर कुछ ना कुछ सेक्शन इन्होंने लिखे हुए हैं। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस एक्ट है पड़ा, फिर इसी तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बस का क्या मतलब है पड़ा, हैवी गुड्स व्हीकल का क्या मतलब है, लाइट मोटर व्हीकल का क्या मतलब है, मोटरसाइकिल का क्या मतलब है। तो इन सब के लिए जो सेक्शन है वो सेक्शन अलग अलग दिए हुए हैं, है ना। जैसे लाइट मोटर व्हीकल है या मोटरसाइकिल का जो एक्ट है सेक्शन 2 सब सेक्शन 27 है। हैवी गुड्स व्हीकल के लिए सेक्शन कौन सा है 2 सब सेक्शन 16।
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाली जो बस होती है उसके अंदर यहाँ पर इन्होंने सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 दिया हुआ है ना। जो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस एक्ट है वो 1988 के अंदर उसका जो डेफिनेशन है दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। तो अपने को सेक्शंस के अंदर ज्यादा नहीं जाना है, बस नाम और जो व्हीकल है व्हीकल्स के नाम आप याद रख सकते हो। इसी तरह से हमारा जो सेक्शन 2 है सबसेक्शन 42 है, इसके अंदर क्या है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर रोड ट्रांसपोर्ट आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के, या एनी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश अंडर द ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950, एनी म्युनिसिपैलिटी और द एनी कॉर्पोरेशन कंट्रोल्ड बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, या जिला परिषद और एनी अदर सिमिलर लोकल अथॉरिटी। तो इनके लिए जो सेक्शन दिए हुए हैं ना इसके अंडर दिया हुआ है 2 सबसेक्शन 42, ये सारी बातें इस सेक्शन के अंडर में दी हुई हैं, ठीक है। तो हर व्हीकल के लिए अलग अलग इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, अदरवाइज हमको क्लियर नहीं हो पाता ना कौन से व्हीकल को हम कैसे काउंट करें, तो उनके सेक्शन अलग अलग इन्होंने दिए हुए हैं। कहता है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है उसका क्या स्कोप है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब इंश्योरेंस के तो ऑब्जेक्टिव आप स्टडी कर भी सकते हो, तो मैं पूरी फटाफट से इसका ओवरव्यू आपको जल्दी से दे देता हूं। टू टेक केयर ऑफ द फास्ट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द बोथ कमर्शियल एंड द व्हीकल एंड द पर्सनल व्हीकल इन द कंट्री, हमको उसकी केयर करनी है, किसकी, चाहे खुद के व्हीकल हैं, चाहे कमर्शियल व्हीकल हैं, या कंट्री में जो भी व्हीकल हैं उनकी अगर हमको केयर करनी है तो इसके लिए हमारे पास ये मोटर व्हीकल एक्ट आया हुआ है। द नीड फॉर इंकरेजिंग अडोप्शन ऑफ द हायर टेक्नोलॉजी इन द ऑटोमेटिव सेक्टर, ठीक है, तो हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी को मोटिवेट करना, ग्रेटर फ्लो ऑफ द पैसेंजर एंड द फ्रेट with the least impediments so that the land the isolation are not created leading to regional local imbalances, कुछ भी problems create ना हो, simplification of the procedure and the policy liberalization for private sector operation in the road transport field के अंदर वो लोग काम कर पाए, नीड फॉर द इफेक्टिव ट्रैकिंग डाउन ट्रैफिक के लिए भी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे दिए हैं, लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड फॉर द कंपोनेंट द पार्ट ऑफ द मोटर व्हीकल, स्टैंडर्ड फॉर द एंटी पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, काफी सारी आपको पता है कि आजकल एंटी पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस भी आ गई हैं, प्रोविजन फॉर द इशूइंग फिटनेस सर्टिफिकेट, आजकल आपको पता है कि जो भी स्कूल की कॉलेज की बसें चलती हैं उनके अंदर अगर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है तो आप उसके लिए भी अथॉरिटीज को बोल सकते हो, क्योंकि उनकी भी पासिंग होनी बहुत जरूरी होती है, वो ढंग से पासिंग होती है, क्योंकि अगर उनके अंदर कहीं पर भी अगर मान लो स्कूल की बसों के अंदर अगर बच्चे खड़े होकर जा रहे हैं, स्कूल की बसों में कैमराज नहीं है, शीशे अच्छे नहीं है, मिरर अच्छे नहीं लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप कंप्लेन करना चाहे तो कर सकते हैं। मतलब अगर आपके भी कहीं बच्चे ऐसे हैं कहीं पे पढ़ रहे हैं स्कूल की बसों के अंदर, बच्चा खड़ा होकर जा रहा है डेली, या खड़ा होकर बस में आ रहा है, बस का किराया पूरा का पूरा दे रहे हो, या बस में फैसिलिटी अच्छी नहीं है, या ड्राइवर कोताही बरतता है, या बसों के अंदर कैमरे नहीं है, ये बस में सीट अच्छी नहीं है, या बार बार खराब होती है ना, तो ऐसे ऐसी बातें लिखी हुई है, तो ये इन सब चीजों को इंप्रूव कराने के लिए भी है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा ये एक्ट आया था कहीं ना कहीं ये। तो काफी सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, आपको ज्यादा इसका गर्त में नहीं जाना है। यहां पे इन्होंने फिर से दिया हुआ है मोटर व्हीकल की जो कैटेगरीज हैं, मोटर व्हीकल की कैटेगरीज के अंदर क्या दिया हुआ है, देखो हमारे पास टू व्हीलर्स क्या होते हैं, प्राइवेट कार क्या है, कॉमर्शियल व्हीकल क्या है, मिसलेनियस में बात करें तो मिसलेनियस में क्या क्या आ गया, ट्रक्स आ गई, वैन्स आ गई, ट्रॉलीज आ गई, ट्रैक्टर आ गए, डंफर्स आ गए, पब्लिसिटी वैन आ गई, शोवल्स, बुलडोजर, टिप्पर्स, ये सारे के सारे इन्होंने मोटर व्हीकल के अंदर इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन किया हुआ है। कॉमर्शियल व्हीकल, प्राइवेट कार, टू व्हीलर के अंदर जैसे स्कूटर आ गया, मोटरसाइकिल आ गया, या कोई और व्हीकल आ गया विदाउट साइड कार, जिसके अंदर साइड कार नहीं है, या डोमेस्टिक या प्रोफेशनल पर्पस के लिए नहीं है, वो सारे के सारे टू व्हीलर। प्राइवेट कार के अंदर तो आपको पता ही है वो खुद के लिए यूज करते हो, है ना। अब बात करते हैं कि ये जो मोटर इंश्योरेंस है इसका क्या मतलब है। मोटर इंश्योरेंस को हम व्हीकल इंश्योरेंस या ऑटोमेटिव इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं। मोटर इंश्योरेंस इंक्लूड इंश्योरेंस ऑफ द कार, टू व्हीलर्स, commercial vehicle including trucks, buses, etc. The insurance provides a financial protection to the vehicle. इससे हमको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट द नेचुरल कैलेमिटी सच एज द फायर, फ्लड एक्सेट्रा, मैन मेड कैलेमिटी सच एज द थेफ्ट, एक्सीडेंट। तो जितने भी तरह से जो लॉस होते हैं, चाहे वो
नेचुरल क्लैमिटीज हैं, चाहे आग लगना है, चाहे बाढ़ आना है, या इंसानों के द्वारा कोई भी पैदा किया जाता है, चाहे वो चोरी है, चाहे वो एक्सीडेंट है, इन सब के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है ये। ठीक है, इसका भी वही प्रोसीजर दिया हुआ है, सिंपल सा वही प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉस के बारे में कंपनी को बताना है, फिर आपने क्लेम फॉल फाइल करना है, जिसके अंदर नेम है, एड्रेस है, पॉलिसी नंबर, क्लेम नंबर, व्हीकल्स की डिटेल, ड्राइवर, प्लेस डिटेल, जहां पर भी आपका लॉस हुआ या जहां पर आपका एक्सीडेंट हुआ या जहां पर आपकी चोरी हुई है, आग लगी है, एक्सीडेंट हुआ, उसकी डिटेल, बैंक की डिटेल। ठीक है, ये सारी बातें आपको फॉर्म में फाइल करनी होती है। फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, सर्वे करने वाले को अपॉइंट करेगी, अगर लॉस छोटा मोटा है या लॉस बड़ा है, ये सारी बातें हमने देख ली थी। सर्वे के अंदर वो देखेगा कि लॉस कितने अमाउंट का हुआ है, कितने तक का हुआ है, क्या कारण है, इंश्योरेंस के अंडर में है या नहीं है, अगर उसको वैल्यू खराब हो गई है तो उस कबाड़ की क्या वैल्यू है, एक्सपेंसेस की क्या डिटेल्स है, कंडीशंस या वारंटी क्या है पॉलिसी की, अगर किसी और से भी इंश्योरेंस करवाया था आपने तो उसका क्या डिटेल है, ये सारी बातें। फिर इंटीमेट टू द नियरेस्ट पब्लिक स्टेशन, तो एफआईआर भी आपको देनी पड़ती है पब्लिक स्टेशन में, इन द केस डैमेज इज द कॉज्ड टू द एक्सीडेंट एंड द सबमिट द कॉपी ऑफ द एफआईआर टू सर्वेयर। अगर आपका लॉस हुआ था या कुछ ऐसा हुआ था कि एक्सीडेंट हुआ है तो आपकी उसकी भी रिपोर्ट अगर आपको सर्वेयर को आपको देनी पड़ेगी, तो एफआईआर आप पहले करवा के रखो मतलब। फिर सेटलमेंट ऑफ क्लेम, तो जितनी भी रिपोर्टें होती है, जितने फॉर्म होते हैं, सबमिट करने के बाद सर्वे रिपोर्ट द इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड अबाउट द सेटलमेंट ऑफ क्लेम एंड अमाउंट को देखती है कि कितना अमाउंट पे करना है। इफ देन इट्स मेक द पेमेंट टू द इंश्योर्ड विद ट्रांसफरिंग द अमाउंट इन द बैंक अकाउंट, उसके बाद वो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट के अंदर अमाउंट भेज देते हैं। ठीक है, बैंक के अंदर आपका पैसा आ जाता है। यहां पर है लिस्ट द क्लेम्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सेटलमेंट ऑफ थेफ्ट क्लेम। अगर आपकी मान लो चोरी होती है, चोरी का क्लेम अगर पास करना है, टोटल एज क्लेम सेटलमेंट करना है, तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिसीव होंगे, आपके देने होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, जो भी आपका फॉर्म है वो, क्लेम फॉर्म, कॉपी ऑफ आरसी या डुप्लीकेट आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, पेमेंट की रिसिप्ट, सर्वे की रिपोर्ट, रिपेयर का बिल, सेटिस्फेक्शन नोट, ये सारी आपको डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। ठीक है, ओके। अब जो टॉपिक है वो है हमारा इंश्योरेंस एजेंट का मीनिंग, या इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी होते हैं उनके क्या मीनिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी, बोले जो इंश्योरेंस करवाने वाले जो मध्यस्थ होते हैं वो कौन है। एक पर्सन है जो हेल्प करता है इन बाइंग द इंश्योरेंस, इंश्योरेंस परचेज करने में, बाय करने में आपकी हेल्प करता है। इसमें कौन कौन आते हैं, इंश्योरेंस के एजेंट आते हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर है, या फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ये सारे के सारे इंश्योरेंस इंटरमीडिएरी हो गए। ठीक है, मध्यस्थ कह लो। तो जो IRDA की जो डेफिनेशन है उसके अंदर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इंटरमीडिएरी और द इंश्योरेंस इंटरमीडिएरी, इसके अंदर इंश्योरेंस ब्रोकर, इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स, सर्वेयर्स या लॉस असेसर्स, ये सारे आते हैं। तो इंश्योरेंस एजेंट की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन को दी हुई है एज पर इंश्योरेंस एक्ट 1938। इंश्योरेंस का हमारा जो ये एक्ट है 1938, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये दिया हुआ है, इंश्योरेंस एजेंट मींस एन इंश्योरेंस एजेंट लाइसेंस अंडर द सेक्शन 42। सेक्शन 42 के अंदर इसके पास एक ऐसा लगा लो कि लाइसेंस्ड पर्सन है जो एग्री करता है रिसीव्ड पेमेंट्स बाय वे कमीशन एंड अदर रेम्युनरेशन इन कंसिडरेशन फॉर ऑफिस सोलिसिटिंग और द प्रोक्यूरिंग इंश्योरेंस बिजनेस इंक्लूडिंग बिजनेस रिलेटेड टू द कंटिन्यूअस रिन्यूअल और रिवाइवल ऑफ द पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस। मतलब वो एक इंश्योरेंस का काम करता है, तो इंश्योरेंस का पेमेंट लेने का उसके पास एक अधिकार होता है, इंश्योरेंस का बिजनेस चला रहा है, इंश्योरेंस को पॉलिसीज रिसीव करता है, रिन्यूअल करता है, तो जिसके बदले में उसको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है या सैलरी मिलती है या पारिश्रमिक मिलता है, जो भी है उसको कंसिडरेशन के फॉर्म में कुछ ना कुछ मिलता है, तो वह इंश्योरेंस एजेंट है। अगर हम बात करें कि इंश्योरेंस एजेंट की क्या ड्यूटीज होती हैं, तो दिया हुआ है ड्यूटीज ऑफ एजेंट टूवर्ड्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो भी मेन इंश्योरेंस कंपनी है उसके प्रति उसकी क्या ड्यूटीज होती है, एजेंट की कह लो, जो भी है देख लेते हैं क्या है। फॉलो प्रिंसिपल्स इंस्ट्रक्शंस,
तो एजेंट को क्या करना चाहिए? एक्ट एज ए स्कोप ऑफ द अथॉरिटी गिवन बाय द प्रिंसिपल। जो मेन बंदा है, जो मेन बंदे ने उसको जो अथॉरिटी दी है, उस अथॉरिटी को उसको फॉलो करना उसका बहुत जरूरी काम है। तो अगर वो उसको फॉलो नहीं करता, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता, तो एजेंट शुड फॉलो द कस्टम प्रिविलेजेस इन द सेम काइंड ऑफ द बिजनेस ऑफ द प्लेस विद द बिजनेस कंडक्टेड बाय द एजेंट। तो उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन वो प्रिंसिपल से मिलते हैं, उसको फॉलो करने चाहिए। वर्क विद द रीजनेबल केयर। तो जो भी उसने जो काम करना है वो पूरी केयर के साथ, पूरी स्किल के साथ, पूरी अपनी कैपेसिटी के साथ पूरा काम करना चाहिए। ठीक है, जो भी हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स, उसको प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन कर रहे थे। इट इज ड्यूटी ऑफ द एजेंट इज टू मेंटेन द अकाउंट प्रॉपर्ली एंड सबमिट इट टू द प्रिंसिपल व्हेन डिमांडेड बाय हिम। जो मेन बंदा है उससे जब भी अकाउंट्स को डिमांड करेगा उसको वो अकाउंट देना है, और जो भी रिपोर्ट है उसको कॉन्फिडेंशियल हमको उसको देनी चाहिए। पर उसने पास के जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टें होती हैं वो सिर्फ उन दोनों के बीच में रहनी चाहिए, और किसी को वो गुप्त बातें नहीं बता सकता। ये अपने को ध्यान रखना है। कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। तो ए प्रिंसिपल कैन नॉट बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम। अब इंश्योरेंस कंपनी हर जगह तो घूम नहीं सकती, तो वो काम कैसे करती होगी? एजेंट के थ्रू। Therefore, if agent has any notice of the information that is relevant to the matters, अगर एजेंट के पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इंश्योरेंस कंपनी की या प्रिंसिपल के काम की है, तो वो इंफॉर्मेशन उसको पहुंचाना उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है। फिर नॉट टू डील इन हिज ओन नेम। जो एजेंट है, एजेंट को कभी भी अपने नाम से डील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में रहकर या उसी के नाम से उसको काम करना चाहिए। पे ऑल अमाउंट रिसीव्ड बाय द फॉर द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के लिए उसने जो भी अमाउंट रिसीव किया है वो अमाउंट उसको कलेक्ट करके प्रिंसिपल को पे कर देना चाहिए। नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। उसको कोई ऐसे प्रॉफिट नहीं कमाने चाहिए जो प्रिंसिपल को पता भी ना हो। तो सीक्रेट प्रॉफिट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ करता है तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सामने वाले को डिस्क्लोज कर दे। नॉट टू डेलीगेट अथॉरिटी। अब एजेंट को जो काम मिला है ना, वो अपना काम किसी को आगे हैंड ओवर नहीं करेगा। उसको जो काम करने के लिए कहा गया है वो काम उसको खुद ही करना है। तो अपनी अथॉरिटी आगे किसी को भार नहीं कर सकता। किसी अपने को उसको जो ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को आगे हैंड ओवर नहीं कर सकता। तो जो काम उसका है वो बस उसका ही है। फिर प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑन हिज डेथ और इंसेनिटी। तो व्हेन एन एजेंसी टर्मिनेटेड ड्यू टू डेथ, किसी भी एजेंसी की डेथ हो जाती है ना, कोई भी पार्टी की डेथ हो जाती है, तो एजेंट इज नो अबाउट टू टेक ऑन द बिहाफ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल द रिस्पॉन्सिबल स्टेप फॉर द प्रोटेक्शन द प्रिजर्वेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ इंश्योर्ड। जो भी उसको प्रोटेक्शन स्टेप दिए गए उसको वो सारे काम उसको करने हैं। अब बात आती है कि जो एजेंट के जो राइट्स होते हैं कौन से हैं। राइट टू क्लेम कंपनसेशन। When there is a contract for the fixed time period, the principal must make compensation to the agent for any previous revocation of the agency without any sufficient reason. तो यहाँ पर एजेंट के पूरे अधिकार भी हैं कुछ। तो जो भी उसको अमाउंट देना था, कंपनसेशन करनी थी, तो वो कंपनसेशन लेने का अधिकारी है। राइट टू नोटिस। रीजनेबल नोटिस मस्ट बी गिवन बाय द प्रिंसिपल ऑफ एजेंट फॉर द रिवोकेशन ऑफ द एजेंसी। अगर एजेंसी बंद होती है, कोई भी रीजन है, ऐसा कुछ है, तो उसको हमको नोटिस देना है। द एजेंट हैज राइट टू क्लेम डैमेजेस। तो उसको एजेंट को इस बात का भी अधिकार है, उसको कोई नुकसान होता तो उसको कवर कर सकता है। राइट टू रिटेन मनी। एन एजेंट में रिटेन द मनी ड्यू टू हिमसेल्फ इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांसेस मेड और एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द हिम कंडक्टिंग द बिजनेस। बिजनेस को कंडक्ट करते हुए अगर उसको कुछ एडवांस कुछ पेमेंट मिली है या उसने कोई खर्चे किए हैं तो उसको रिकवर कर सकता है, पैसे को होल्ड कर सकता है। राइट टू रिम्यूनरेशन। पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि एजेंट काम कर रहा है प्रिंसिपल के लिए, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या है, वो उसके बदले में पारिश्रमिक या कमीशन पाने का अधिकारी है। ठीक है। राइट ऑफ लेन। इन द असेम्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी द एजेंट हैज राइट टू रिटेन गुड्स। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स एंड द मूवेबल एंड द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिंसिपल रिसीव्ड बाय हिम अंटिल द अमाउंट इज ड्यू टू हिम फॉर द कमीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द। मतलब अगर सामने वाला उसको कोई भी अमाउंट पे नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल बंदा उसको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो वो सामने वाले की प्रॉपर्टी को, डॉक्यूमेंट्स को रोक के रखने का अधिकारी होता है। राइट टू बी indemnified. The principal of the agent he is bound to indemnify him against the consequences of all the lawful acts. तो जो भी उसके lawful act है उसको मानने के लिए तैयार है, मानना पड़ेगा उसको। By such agent in excess of authority conferred upon him. तो जो भी उसको अथॉरिटी दी गई है उसको मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है प्रोसीजर फॉर बिकमिंग इंश्योरेंस एजेंट। अगर किसी को इंश्योरेंस एजेंट बनना है तो उसका क्या प्रोसीजर
उसकी क्या रिक्वायरमेंट या एलिजिबिलिटी होगी। तो इंश्योरेंस एजेंट के अंदर एक अच्छा दिमाग होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए, 18-20 साल से ऊपर का लगा लो, 12वीं पास, ठीक है, 12th पास, नॉट गिल्टी ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए, फॉर्म से डॉक्यूमेंट्स, तो जो भी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराने हैं, उसको एड्रेस का प्रूफ देना है। फिर इसके बाद आइडेंटिफिकेशन का प्रूफ है, रिक्वायर्ड जो भी फीस है, ट्रेनिंग भी देनी होती है। 3rd नंबर पे ट्रेनिंग की बात कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एक टेस्ट वगैरह भी होता है, ट्रेनिंग होती है, एग्जामिनेशन होता है, तो उसको वो भी सब देनी पड़ती है, ठीक है। ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ट्रेनिंग ही हैज टू पास आउट एन एग्जामिनेशन, उसको एग्जाम भी देना पता है IRDA के अंडर में, इंश्योरेंस एजेंट रेगुलेटरी एक्ट 2000, उसके अकॉर्डिंग उसको टेस्ट देना होता है। एग्जामिनेशन मे बी फॉर द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द जनरल, एग्जामिनेशन लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी हो सकता है या जनरल इंश्योरेंस के लिए भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी बातें उसको एजेंट बनने के लिए चाहिए होती हैं। अब आता है कोड ऑफ कंडक्ट या फंक्शन ऑफ एजेंट। एजेंट के क्या कोड ऑफ कंडक्ट है या फंक्शंस है। एवरी इंश्योरेंस एजेंट शेल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एंड द इंश्योरेंस कंपनी फॉर इज एन इंश्योरेंस एजेंट, उसको बताना चाहिए कि वो इंश्योरेंस कंपनी तरह एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो जो भी डिस्क्लोज वो लाइसेंस कर सकता है। अगर कोई उससे लाइसेंस की डिमांड करे कि तेरा लाइसेंस दिखा, तो उसको लाइसेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हैं। डिस्क्लोज द सेल ऑफ द कमीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर्ड फॉर द सेल इफ द आस्क्ड बाय द प्रोस्पेक्टस, है ना। प्रीमियम कितना चार्ज होता है, उसको इन्फॉर्मेशन जो भी है, इन्फॉर्मेशन सारी की सारी एक्सप्लेन कर देनी चाहिए। मतलब ये एजेंट के फंक्शंस हैं। एजेंट को सारी बातें अपने डिस्क्लोज करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं, नो इंश्योरेंस एजेंट शेल, मतलब कोई भी बंदे के पास ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें वो इंश्योरेंस एजेंट नहीं कर सकता। मगर किसी बंदे के पास वो कह रहा है कि अगर इंश्योरेंस का लाइसेंस नहीं है तो वो इंश्योरेंस का काम नहीं कर सकता। नो इंश्योरेंस एजेंट शेल इंड्यूस द प्रोस्पेक्टस और ओमिट एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन इन द प्रपोजल फॉर्म, कोई भी इंफॉर्मेशन छिपा नहीं सकता। नो इंश्योरेंस एजेंट शेल बिहेव इन द डिसकोर्टेस मैनर विद द प्रोस्पेक्टस, कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकता। इंटरफेयर द प्रपोजल इंड्यूस्ड बाय द एनी इंश्योरेंस एजेंट, दूसरे के साथ दूसरे कामों में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ऑफर डिफरेंट रेट, अपनी तरफ से कोई रेट ज्यादा ऑफर कर दे, एडवांटेज टर्म्स एंड कंडीशन बताए, तो ऐसा भी नहीं कर सकता। नो इंश्योरेंस एजेंट शैल डिमांड और रिसीव ए शेयर ऑफ प्रोसीड फ्रॉम द बेनिफिशियरी अंडर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, सामने वाले बंदे से हम कॉन्ट्रैक्ट करते हुए सामने वाले बंदे से हम अलग से प्रॉफिट की डिमांड करें, कमीशन की बात करें, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो कुछ कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लास्ट में एजेंट के बारे में देख लेना। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा क्या है कि इंश्योरेंस एजेंट का जो लाइसेंस है हम कैंसिल कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। रीजन क्या होगा। पहला रीजन, इफ ही हैज ऑब्टेन्ड लाइसेंस बेस्ड ऑन द फेक एज प्रूफ या गिवन द फेक डॉक्यूमेंट द क्वालिफिकेशन, अगर मान लो एजेंट ने कोई जाली दस्तावेज दिए थे एज के या फेक डॉक्यूमेंट या क्वालिफिकेशन के, तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। या हमको पता चल जाए कि एजेंट का जो दिमाग है वो सही नहीं है, मानसिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, तब भी उसका लाइसेंस कहीं ना कहीं कैंसिल किया जा सकता है। फिर इफ हैज वायलेटेड द कोड ऑफ कंडक्ट, मान लो उसने कुछ शर्तों को, अनुबंध की कुछ बातों को, कोड ऑफ कंडक्ट को, रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा है, तब भी उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। या मान लो उसने कोई फ्रॉड किया है, ठीक है, और कोर्ट में साबित हो जाता है, तो पिछले 5 सालों के अंदर कुछ ऐसा भी है, तब भी उसका गया काम। इफ ही हैज टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी एजेंट, एजेंट के रूप में वो अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं करता, तब भी उसका लाइसेंस रद्द। अगर वो झूठी रिपोर्टें फर्निश करता है, इफ ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज इंस्टॉलमेंट द कोर्ट, कोर्ट ने उसको मान लो दिवालिया घोषित कर दिया है, अगर वो लाइसेंस के रिन्यू करवाने में फेल हो जाता है, अगर वो बिजनेस करने में इनकेपेबल है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है, तो ये सारी 10 बातें वो हैं। इन 10 बातों के केस में आपको बिल्कुल वो क्लियर बोल रहा है कि एक एजेंट का लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। तो इस टॉपिक के साथ लगभग हमारे मोस्ट प्रोबेबली टॉपिक हमारे जो भी इंश्योरेंस कहते हैं हम कवर कर चुके हैं।